HRTC ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जो कि जन जन से जुड़ा हुआ है। लोग हैं हिमाचल के हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। रात को चाहे 12 बजे फ़ोन आए, चाहे 2 बजे फ़ोन आए, हमें रात को ही करना है। उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके साथ लगे रहेंगे तो अच्छी से अच्छी सेवाएँ दे पाएंगे। तो सर, आपने स्मार्ट कार्ड, कैशलेस पेमेंट, ये सब चीज़ें भी HRTC ने वो जो शुरू की हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत निम्न और मध्यम वर्ग का इंसान है, ये व्यक्ति है, वो इस चीज़ का लाभ उठा पा रहा है जो HRTC की बस में सफ़र कर रहा है? बिल्कुल। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। हिमाचल प्रदेश HRTC जो है वो अपनी स्थापना से लेके आज दिन तक 3300 के करीब प्रदेश भर में जो है वो बसों का संचालन बहुत ही बखूबी कर रहा है। तो इसी के सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मशाला के DM पंकज चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं और HRTC अपने 50 साल भी पूरे कर चुका है, तो उनसे वो भी बात करेंगे आगामी उनकी जो जितने भी योजना है वो किस तरह से उनको वो धरातल पर उतारने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू रीत मैम। सर, जैसे मैंने कहा कि HRTC जो है वो बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है जब से उसकी स्थापना हुई है। तो सर, थोड़ा सा HRTC के बारे में बताइए जब से स्थापना हुई है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा HRTC ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जो कि जन जन से जुड़ा हुआ है। हर प्रदेश देश में जो हमारे लोग हैं हिमाचल के हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। हज़ारों लाखों लोगों को रोज़ अपने गंतव्य स्थानों तक ले आने वाला डिपार्टमेंट है। हर घर में अपनी दस्तक देने वाला डिपार्टमेंट है। और मैं बताना चाहूँगा, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक, जवान तक, हर आदमी HRTC से जुड़ा हुआ है। और अपनी स्थापना से लेके आज तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे ऐसे इम्प्रूवमेंट आई है, चाहे रोड्स में आई, चाहे बसेस में आई, चाहे वोल्वो बसेस आई, AC आई, कोई और आया, HRTC सबसे पहले रहा है पूरे कॉरपोरेशन में, पूरे देश में, जिन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी लेके, अच्छी बसें लेके लोगों को छोटी से लेके बड़ी से बड़ी सुविधाएं दी हैं। और तभी आज हर एक अच्छी बस, जो भी टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, हमारी HRTC के बेड़े में है। और HRTC उस टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। इसीलिए HRTC जो है वो हिमाचल की लाइफलाइन कही जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल HRTC लाइफलाइन है हिमाचल प्रदेश की। मैं बता रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक हर एक आदमी HRTC से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई कॉलेज गोइंग है, चाहे कोई अपनी जॉब करने जा रहा है, चाहे कोई दूध लेके जा रहा है, कोई सब्जियां लेके जा रहा है, कोई इंटरस्टेट जा रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है। हर एक आदमी HRTC से जुड़ा, तभी इसे बिल्कुल ठीक शब्द दिया गया, ये हिमाचल की लाइफलाइन है। ग्रामीण स्तर पर भी जो है वो सर लोग बहुत भरोसा करते हैं। तो सर, HRTC की बात तो एक अलग रही, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की स्कूलिंग हुई है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म जो है बिल्कुल नगरोटा के साथ ही गांव एक पर और वहाँ पर हुआ था। मेरे माता पिता दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, फादर लेक्चरर और मदर जो मेरे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर। इनिशियली मेरी एजुकेशन नगरोटा बॉयज़ स्कूल में हुई थी। उसके बाद 6 से 12 तक मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय में मैंने BTech की है। और उसके बाद मैंने 99 में HRTC बतौर वर्क्स मैनेजर ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरी प्रमोशन एज RM हुई, उसके बाद डिप्टी DM हुई और अब मैं एज DM अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मोस्टली काफ़ी डिपोज़ में अपनी सेवाएं दे बैठा हूँ। और 99 से आज तक जो ये कह सकते हैं कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम तब कर पाया क्योंकि मेरे पैशन का काम है। आई लाइक ट्रैवलिंग। और मैंने जहाँ जहाँ सेवाएं दी हैं वहाँ के हर एक रूट को खुद देखा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम अच्छी सेवाएं लोगों को दे पा रहे हैं और आगे भी हम अच्छी सेवाएं देते रहेंगे। सर, बहुत बढ़िया। हिमाचल में सर जो रूट्स की मैं बात करूं तो हिमाचल में अप्रॉक्स अभी कितने रूट्स हैं, और जो डिपोज़ की बात करूं तो कितने डिपोज़ हैं सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा HRTC है, यहाँ पर 4 मंडल हैं। शिमला मंडल, हमीरपुर मंडल, धर्मशाला मंडल और मंडी मंडल। इसमें से जो हमारा धर्मशाला मंडल है, इसमें टोटल बसेस तो 3300 के करीब है। जो हमारा धर्मशाला मंडल है, इसमें 722 बसें हैं। रोज़ाना हम 602 रूट्स के करीब जो उनमें हम बसेस चला रहे हैं। और टोटल अप्रॉक्सीमेटली धर्मशाला मंडल में 2504 लोग जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और धर्मशाला मंडल जो है, इसमें
जोगिंदरनगर डिपो आता है, बैजनाथ डिपो आता है, पालमपुर डिपो आता है, जसीमपुर डिपो आता है, पालमपुर डिपो आता है, धर्मशाला डिपो, पठानकोट डिपो, चंबा डिपो और साथ में जो हमारी एक डिविजनल कर्मशाला है, वर्कशॉप है, जसूर वो आती है। तो टोटलिटी में 8 डिपोज और एक वर्कशॉप जो है धर्मशाला मंडल के तहत आती है। सर आपने बहुत लंबे वक्त से आरएम है, फिर डीडीएम है, फिर आप डीएम बने हैं, तो सर कौन सा सबसे अच्छा आपका वर्क स्टेशन रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये मेरा पैशन है ट्रैवलिंग। तो मैं तो जब से वर्क्स मैनेजर था तब भी मुझे इंटरेस्ट था और काफ़ी साल मेरा जो पालमपुर और धर्मशाला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत नए नए रूट चला पाए हैं, बहुत ऐसे रूट्स भी चलाए हैं जहां हम सोचते थे कि क्या पता गाड़ी अच्छी कामयाब होगी, नहीं होगी, परंतु टोटलिटी में जब गाड़ी चलाई तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कामयाब होगी। तो मैं कहना चाहूँगा जो हमारा धर्मशाला, नगरोटा और जो पालमपुर डिपोज़ हैं, यहाँ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है, अच्छा भी रहा है, क्योंकि मेरा काफ़ी टेन्योर रहा का है और कोशिश की है कि इस ऑपरेशन इन डिपोज़ में काफ़ी काम किया है। तो लोगों की जो रिएक्शन आया है, जो लोगों के हमारे को सुझाव आए हैं, उनके ऊपर हम वो मुद्दे जो है सरकार के पास उठा के हम लोगों ने उस पर बेहतरीन काम किया है। तो इन डिपोज़ में मैं अच्छा काम कर पाया हूँ। जी, जैसे हम एसी की बात करें, नॉन एसी की बात करें या वोल्वो की बात करें, डीलक्स की बात करें, तो सर बहुत सारी बसेस आपके पेड़े में हैं, कुछ ऐसी हैं जो अभी मतलब उनको आप हटाने वाले हैं, तो अब तक सर क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी बसें जो वो ऑन रोड हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, एक हमारी अभी स्क्रैप पॉलिसी आ गई है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो बसें हमारी 15 साल पूरी कर जा रही हैं उन्हें हम ऑटोमेटिक स्क्रैप कर रहे हैं। 15 साल के अलावा भी जिन जिन बसेस को हमारा जो कंडमनेशन बोर्ड होता है वो समझता है कि ये गाड़ी चलने लायक नहीं है, वो कंडमनेशन बोर्ड जो है उन गाड़ियों को कंडम कर देता है। हालांकि 15 साल के ऊपर तो अब कोई भी गाड़ी जो है ऑपरेशन में नहीं रहती है, वो टोटलिटी में ऑटोमेटिकली जो ELB व्हीकल में आ जाती है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में आ जाती है। उसके सिवा भी कंडमनेशन बोर्ड जो है समय समय पर जो है गाड़ियों का देखते रहता है कि गाड़ियों की पोजीशन क्या है, उसके अनुसार जो हम गाड़ियों को कंडम करते हैं। परंतु बताना चाहूँगा आज की डेट में हम लोग अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे बेड़े में सामान्य गाड़ियों से लेके डीलक्स गाड़ियाँ भी है, AC गाड़ियाँ भी है, वॉल्वोस भी हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स भी हैं, इलेक्ट्रिक वैन्स भी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं और हम अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं, अच्छी लोगों को बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी आप देखते हैं हर साल जो है HRTC में यात्रा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपने बताया इलेक्ट्रिक बसेज हैं, टेम्पोज हैं, आपकी नॉर्मल बसेज हैं, तो सर आपने स्मार्ट कार्ड, कैशलेस पेमेंट, ये सब चीज़ें भी HRTC ने वो जो शुरू की हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत निम्न और मध्यम वर्ग का इंसान है, ये व्यक्ति है, वो इस चीज़ का लाभ उठा पा रहा है जो HRTC की बस में सफ़र कर रहा है? बिल्कुल, मैं कहूँगा महिलाओं को 50% डिस्काउंट है। बिल्कुल, महिलाएं हमारी बसेज में सफ़र करती हैं। हमारे पास ग्रीन कार्ड्स हैं, लोग ग्रीन कार्ड बना के उन पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास सम्मान कार्ड हैं, जो हमारे 60 साल से ऊपर बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के लिए सम्मान कार्ड है। हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड में लोग उसको बना के एक तो हमारी सब गाड़ियों में उसका डिस्काउंट 10% डिस्काउंट लेते हैं। साथ में ही जो स्मार्ट कार्ड धारक हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमारी सभी तरह की डीलक्स, वॉल्वो, AC गाड़ियों में वो चलता है। तो सभी तरह के जो कार्ड्स हैं इनका बिल्कुल लोग जो है पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में बताऊंगा, अभी हमने NCMC कार्ड चलाया है। NCMC कार्ड फ़ायदा ले रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर किसी को मान लो यहाँ से उतर के कहीं मेट्रो में सफ़र करना है तो वहाँ पर उसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वही NCMC कार्ड जो हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी बसेस में चल रहा है, वही वहीं चल रहा है। साथ में जो जितने तरह के हमारे कार्ड्स हैं, अब हमने नई इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स लेकर आए हैं। पहले क्या था, सिर्फ एक प्रावधान होता कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी उसमें सिर्फ जो टिकट था वो उसमें कैश की प्रावधान था। अब जब से हम नई मशीन्स लेके आए, हमारे पास तीनों प्रावधान है। आदमी जो पैसेंजर है वो कैश से ट्रांजैक्शन कर सकता है, कैश पेमेंट कर सकता है, या वो किसी कार्ड से कर सकता है, या वो किसी QR कोड से कर सकता है। तो अब हमारी जो नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जिन्हें हम लेकर आए हैं, तो तीनों तरह का प्रावधान है और लोग बिल्कुल बढ़िया करके इस कैशलेस ट्रांजैक्शंस का फ़ायदा ले रहे हैं। जहाँ तक धर्मशाला मंडल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, रोज़ाना
5 से 6 हज़ार ट्रांजेक्शन जो है कैशलेस हो रही है, और इनका जो नंबर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग भी है जो कंडक्टर्स हैं हमारे लोगों को बता रहे हैं कि आप कैशलेस ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। इससे क्या, एक तो छूटे का झंझट खत्म हो जाता है, सेकंड कहीं स्कोप नहीं रहता है, पता लग जाता है, मान लो कहीं किसी सवारी से टिकट भी गुम हो गया तो पता लग जाता है उसने पेमेंट की हुई है। तो बहुत अच्छा तरीका है, नई मशीन्स हैं और रोज़ाना जो है लोग इन मशीन्स का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। सर, आपने बहुत सारे लाभ गिना दिए हैं एचआरटीसी के। तो 2024 के पूरा अगर आंकड़ा देखा जाए तो 206 करोड़ का आपको मुनाफा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एचआरटीसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा घाटे में जा रहा है या कुछ रूट्स बंद की कगार पर हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा घाटे पे जा रहा है, परंतु मैं ये कहूँगा कि सोशल ऑब्लिगेशंस रहती हैं, जो आदेश आते हैं उन्हें हम मानते हैं, परंतु फिर भी जो जितने आंकड़े हर साल हम दिखाते हैं, देखिए कहीं रूट कुछ अगर मान लो ऑक्यूपेंसी के कारण वैसे तो बहुत कम बंद होते हैं, पर कहीं अगर एक या दो बंद भी होते हैं तो एक और दो चार नए भी चलते हैं। तो टोटलिटी में जो हमारे पर किलोमीटर है वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, और प्रति किलोमीटर आय भी बढ़ रही है। इससे पता लगता है कि जितने किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं उस किलोमीटर्स में नंबर ऑफ पैसेंजर, जितने लोग यात्री पहले सफ़र करते थे उनकी तादाद में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। और मैं जिस ढंग से हम सेवाएं दे रहे हैं, सारे लोग, पूरी टीम एचआरटीसी की लगी है, हमें पूरी आशा है कि ये जो तादाद है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1 किलोमीटर में जितने हर साल चलते हैं, उनका हर साल आंकड़ा बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, और निरंतर हम अच्छी सेवाएं देते रहेंगे ताकि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हैं कि इनकी नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे बढ़ते जाएं। ई व्हीकल्स की सर हम बात कर रहे थे कि ई व्हीकल्स भी जो है वो आजकल आ रहे हैं, तो सर डीजल काफ़ी महंगा हो गया है, तो एचआरटीसी जो है वो अपने कदम थोड़े ई व्हीकल की तरफ भी लेके जा रहा है। आपके बेड़े में अभी तक कितनी बसेज जो हैं वो आ चुकी हैं और भविष्य में आने वाली हैं? देखिए, धर्मशाला मंडल के तहत हमारे पास 26 मई 2022 में हमने पहली बार अपना ऑपरेशन शुरू किया था। 15 बसें हमारे बेड़े में आई थी स्मार्ट सिटी के तहत। मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, अगर जो एक डीजल बस चलती है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो खर्चा आता है वो 23 से 24 रुपये खर्चा आता है डीजल पे 1 किलोमीटर के ऊपर, और जो इलेक्ट्रिक बस होती है उसका 1 किलोमीटर के ऊपर बिजली का खर्चा जो हम चार्जिंग करते हैं उसका खर्चा आता है 7 रुपये के करीब। तो मैं बताना चाहूँगा 16 से 17 रुपये पर किलोमीटर जो है बचत होती है। साथ में पर्यावरण जो हमारा पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों फ़ायदे के साथ साथ तो हमारी जो 15 बसेज हमने चलाई हैं, ये हम अप्रॉक्सीमेटली अब 1.5 साल से ऊपर हो गया जो धर्मशाला में 15 बसें सेवाएं दे रही हैं। रोज़ाना हमारी एवरेज थी 120 किलोमीटर प्रति गाड़ी जो है रोज़ गाड़ी चले, और ये हमने आंकड़ा पूरा किया है। जो हमारा पिछले 1.5 साल का आंकड़ा है, हर गाड़ी 120 किलोमीटर प्रतिदिन से ज़्यादा चल रही है। और साथ में मैंने बताया इकोनॉमिकल तो है ही है, साथ में पोल्यूशन बहुत कम है और बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे भी हम लोग प्रोसेस में, अभी 327 गाड़ियों इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टेंडर हुआ है जब मुख्य कार्यालय देख रहे हैं, परंतु आगे आगे इलेक्ट्रिक का ज़माना आ रहा है। और धर्मशाला मंडल के तहत जो 15 गाड़ियाँ चल रही हैं, इनमें डीजल में तो कमी आई है, रेट में जो खर्चा बच रहा है 17 रुपये पर किलोमीटर का। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रति औसत आय थी इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये दोनों, जब डीजल एवरेज में कमी आए, मतलब डीजल में खर्चे में कमी आए, साथ में अगर इनकम बढ़े, इसका मतलब है ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल हो रही हैं। जी सर, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने एचआरटीसी के माध्यम से दी है। सर, आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप इतने लोगों को साथ लेके चले हैं, इतना स्टाफ आपके पास है, किस तरह से मैनेज करते हैं सर, और भविष्य में जो है वो किस तरह से इनको लेके चलेंगे और एचआरटीसी के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आएंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है, अगर मैं मंडलीय प्रबंधक पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, सबसे ज़रूरी होता है कि जिस टाइम जब कोई काम आया उसी टाइम ख़त्म किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा, आप लोग भी फ़ोन करते हैं, आपको पता है, सुबह से लेकर शाम तक मैं कभी किसी काम को पेंड नहीं करता है, क्योंकि पैसेंजर से जुड़ा मामला है। हमारा निरंतर दिन रात काम चलता है। रात को चाहे 12 बजे फ़ोन आए, चाहे 2 बजे फ़ोन आए, हमें रात को ही करना है। तो इतने सारे लोगों को तब साथ लेके चल रहे हैं कि ये सोचा हुआ है कि निरंतर एचआरटीसी जो इतने बड़े एरिया में अपनी सेवाएं दे रहा है, लोगों को दिन रात सेवाएं दे रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम इस पोस्ट पे बैठे हैं, हमें काम करना है और अपने लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों से सुझाव लेते रहेंगे, अपने ड्राइवर कंडक्टर जो और जो वर्कशॉप स्टाफ है उनके साथ निरंतर मिलते रहेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ लगे रहेंगे, तो अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाएंगे।
इसी सोच के साथ आगे चले हैं। अपने स्टाफ के साथ जुड़ा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तभी अच्छी सेवाएं दे रहा हूँ और आगे भी जुड़े रहेंगे ताकि भविष्य में भी हम HRTC और अच्छी सेवाएं दे पाएँ। और जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि HRTC लेके आती है, हम कोशिश करते हैं मीडिया के माध्यम से भी उन स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ और एक हर प्रति व्यक्ति को, हर घर तक उस स्कीम का पता चले ताकि लोग उस स्कीम का फ़ायदा ले पाएँ और हम अच्छी सेवाएं लोगों को दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे न्यूज़ रूम में आने के लिए सर। थैंक यू रीत मैम, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ DM धर्मशाला पंकज चड्ढा जी। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।